नमस्कार। रंग समागम 2020 में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। ये एक ऐसा समय चल रहा है जब हम सभी का जीवन थोड़ा सा अस्त व्यस्त सा चल रहा है और हम सभी अपने अपने घरों में रहने को विवश है। ऐसे समय में भारतेंदु नाट्य अकादमी आप सभी के सामने एक नई पहल के साथ उपस्थित हुआ है, रंग समागम 2020। हम अपने माननीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार संस्कृति विभाग उत्तर प्रदेश शासित श्री नीलकंठ तिवारी जी, प्रमुख सचिव संस्कृति विभाग उत्तर प्रदेश शासन श्री जितेंद्र कुमार जी, निदेशक एवं विशेष सचिव संस्कृति विभाग उत्तर प्रदेश शासन श्री शिशिर जी की परिकल्पना, प्रोत्साहन और आशीर्वाद से रंग समागम 2020 की प्रस्तुति आप सबके सामने कर रहे हैं। इस वेबिनार के जरिए हम जुड़ते हैं कुछ ऐसी विभूतियों से जिन्होंने कला के क्षेत्र में एक बहुत ही अहम मुकाम हासिल किया है। इसी कड़ी में आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो बहुत ही खास हैं। जी हाँ, और आज मैं आप लोगों को मिलवाने जा रहा हूँ अभिनेता विनय पाठक जी से, जिन्होंने अपने दमदार अभिनय और कॉमिक टाइमिंग की वजह से हम सभी का दिल जीत लिया है। आज सर हमारे साथ उपस्थित है। सर का पुनः स्वागत करते हैं। हेलो सर, नमस्ते। नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया आपने मंच पे हमें आमंत्रित करने के लिए। कैसा सर अभी चल रहा है लॉकडाउन और सारी चीजें? अभी यार होता है, लोगों का तो अच्छा ही चल रहा है। जिसके सर पे छप्पर है और नीचे जमीन है, जिसको घर है, जिसको सुविधाएं हैं, उसके लिए उतनी परेशानी नहीं है जितनी दूसरे तबके के लोगों को है। और ये मैं सिर्फ आम वर्ग की बात नहीं कर रहा हूँ, हमारे कलाकार वर्ग में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत आहत हुए हैं, क्षतिग्रस्त हुए हैं और बहुत संघर्ष कर रहे हैं अभी। तो उस दृष्टिकोण से देखें तो मतलब हालत उतनी अच्छी नहीं है। और अगर वैयक्तिक दृष्टि से देखें तो पर्सनली मैं ठीक हूँ, स्वस्थ हूँ, लॉकडाउन में हूँ, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं हम, लेकिन बहुत सारे लोग आहत हैं। इसका थोड़ा सा क्षोभ जरूर है। और सर उम्मीद करते हैं, प्रार्थना करते हैं चीजें जल्दी से जल्दी सही हो और सबका जीवन इसी तरीके से ठीक से बना रहे। जी 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 सर आपके बारे में मैं पढ़ रहा था, आपके बारे में मैं स्टडी कर रहा था और आपके इंटरव्यूज भी देखे, तो आपके जीवन के बारे में, यानी कि पहले मैं आपके बचपन की बात करूंगा। बचपन की यादें आपकी बहुत ही सुहानी यादें हैं। बचपन में आपका ये बिहार में आपका घर है और बिहार में अलग अलग जिले में आपका रहना हुआ है, क्योंकि आपके पिताजी की ट्रांसफरेबल जॉब थी। और एक बहुत ही खास बात मैंने आपके पिताजी के बारे में पढ़ी कि वो उनकी शिक्षा बहुत अच्छी थी, जिसकी वजह से उन्होंने कई नौकरियों के लिए अप्लाई किया था और कई नौकरियों में हो भी गया था। लेकिन पहले वो मैथ्स पढ़ाते थे, मैथ्स के बाद फिर उन्होंने उनकी कई जगह जॉब भी लगी, लेकिन फिर उन्होंने ये पुलिस की जो नौकरी है उसमें इन्होंने अपना करियर शुरू किया। और आपका ज्यादातर जो समय है वो धनबाद में बीता है। जी जी, हमारा बचपन धनबाद में बीता है। कैसा था सर धनबाद का? क्योंकि थोड़ा सा वो माफिया टाइप की जगह है, कैसा था? कुछ यादें हैं आपकी धनबाद की बचपन की? भाई देखिए, बचपन में हमें कहाँ माफिया नजर आएगा। बचपन में तो मैदान नजर आता है, सहपाठी नजर आते हैं, खेल नजर आता है और आसमान नजर आता है। तो वो यादें अभी भी तीव्र हैं। उनका खंडन नहीं कर सकता मैं, क्योंकि मेरी स्मृति में जो धनबाद है वो अभी भी बहुत खुशनुमा है। ये तो आप बड़े होते हैं तब आप माहौल देखना शुरू करते हैं, समझना शुरू करते हैं। तो मेरा जो बचपन गुजरा धनबाद में, और उसके बाद मैं बोर्डिंग स्कूल में चला गया रांची, जो कि अभी भी जहन में बहुत खुशनुमा है, बहुत सुंदर है। तो मेरा बचपन बहुत ही खूबसूरत था। बचपन में सर, क्योंकि आपके पिताजी भी बहुत ही ज्यादा शिक्षित थे, तो क्या वो भी ये चाहते थे कि मेरा बेटा भी बहुत ज्यादा एक अच्छी शिक्षा पाए, जिसकी वजह से उन्होंने गांव के, यानी कि धनबाद में आपने 5वीं तक पढ़ाई की और 5वीं के बाद आपको बोर्डिंग स्कूल रांची के लिए भेज दिया गया और फिर उसके बाद आप बाहर भी गए? उस वाले चैप्टर पे हम थोड़ी देर बाद आएंगे। तो क्या सर पिताजी भी चाहते थे क्या कि वो जो गाँव का जो
परिवेश है, जो वहाँ के जो आपकी जो कंपनी है, उससे अलग हो कि आप पढ़ाई पर ज्यादा फोकस करें? क्या है कि हम गांव में तो कभी रहे नहीं। छुट्टियों में जाते थे, गर्मी की छुट्टियों में या छठ की छुट्टियों में, या घर में शादी ब्याह हुआ कभी तो हम गांव जाते थे। हमारा अधिकतर जो भी आयोजन होता था गांव से ही होता था, क्योंकि बड़ा परिवार था, अभी भी है। और जहां तक शिक्षा की बात है, मेरे पिताजी खुद टीचर रह चुके थे, और शिक्षा के प्रति, एजुकेशन के प्रति रुझान उनका हमेशा से रहा था। और पुलिस की नौकरी में आने के बाद भी वो मतलब पढ़ाई से उनका ध्यान कभी हटा नहीं। तो मैं बचपन में, मुझे लगता था कि सारे पुलिस ऑफिसर इतनी पढ़ाई करते हैं। क्योंकि जब हमने होश संभाला तो हमारे घर में किताबों का मजमा लगा रहता था। हर तरह की किताबें थी, हर तरह का साहित्य था, हर तरह की पत्रिकाएं आती थी, और माहौल जो था वो बहुत किताबों का, पढ़ने लिखने का, चर्चा का रहता था। तो मुझे ऐसा लगता था कि चूंकि मेरे पिताजी पुलिस में हैं, शायद उसमें बहुत ज्यादा लोग पढ़ते हैं ताकि खुद को शिक्षित रखें। ये मेरा शुरुआत में। और इसके बाद जब मैं बोर्डिंग स्कूल चला गया तो खुशकिस्मती से हमारे शिक्षक बोर्डिंग स्कूल में ऐसे मिले जिन्होंने बहुत प्रेरित किया साहित्य की ओर, कला की ओर। तो वहां से हमारा रुझान थोड़ा सा बढ़ा एजुकेशन की। सर, तो जैसा मैं पढ़ रहा था और आपने इस बात का जिक्र भी किया है अपने कई इंटरव्यू में, आपके पिताजी बहुत ही ईमानदार व्यक्ति थे, और उसके चलते उनकी जो नौकरी की अवधि थी वो पूरी होने के बाद, खत्म होने के बाद, उन्होंने अपना घर भी नहीं लिया था। तो 2006 वो समय था जब आपने पहली बार धनबाद में एक घर खरीदा, अपना घर खरीदा। कैसा समय, पिताजी का क्या रिएक्शन था? देखिए, मेरे पिताजी सिर्फ ईमानदार ही नहीं थे, बहुत आदर्शवादी और बुद्धिजीवी भी थे। तो अध्ययन से उनका कभी नाता टूटा नहीं था। जब अवकाश प्राप्त हुए, रिटायर हुए, तो क्योंकि नौकरी में क्या होता है कि आपको सरकार की तरफ से क्वार्टर्स मिलते हैं, तो हमेशा सरकारी घरों में रहे हम पले बड़े भी हैं सरकारी घरों में। लेकिन रिटायरमेंट के बाद चूंकि मतलब उनका नजरिया ऐसा था कि उनका ये कहना था कि हमने तो सारी पूंजी बच्चों को पढ़ाने लिखाने में लगा दी, और सबसे बड़ी संपत्ति और धरोहर वही है। मेरे लिए ऐसा नहीं था कि वो अपने लिए घर नहीं बनाना चाहते थे, लेकिन नहीं बना सके। तो मेरे नाना जी का एक मकान था जिसमें रिटायरमेंट के बाद कुछ दिन रहे वो, और मैंने जब एक पिताजी के लिए घर खरीदा, तो जैसा कि मैंने कहा कि वो बहुत जल्दी किसी चीज के लिए उत्तेजित नहीं होते थे, और उसी तरह बहुत जल्दी मायूस भी नहीं होते थे। तो एक कंसिस्टेंसी थी उनके कोड ऑफ कॉन्डक्ट। ऑफ कोर्स उनको खुशी हुई, लेकिन ऐसा नहीं था कि बहुत, समझ रहे हैं ना आप। और मैंने भी कोई महल नहीं बनवाया था। मतलब जो एक मध्यम वर्गीय परिवार के लिए एक खुशहाल एक रहने का इंतजाम होता है, एक छोटा सा घर होता है, एक फ्लैट होता है, वही। तो जाहिर है मेरे पिताजी को खुशी तो हुई थी, लेकिन उसका इजहार भी बहुत, मतलब ऐसा नहीं था कि ठीक है 5 गांव को बुला के हम खाना खिला रहे हैं। वो बहुत आगे थे अपनी सोच से और अपने विचारों में, बहुत दूरदर्शी थे मेरे पिताजी। शायद एक रीजन सर ये भी था क्या कि उनके जो 9 भाई बहन थे, उनकी भी परवरिश, उनकी भी देखभाल, क्योंकि वो घर के बड़े थे, उसके वजह से भी आपको सर ऐसा ये लगता है कि उन्होंने अपने लिए कभी कुछ नहीं किया, अपने भाई बहनों के लिए, अपने बच्चों के लिए, उनको ही बनाने ऐसा में नहीं, उन्होंने सबके लिए किया। और वो मतलब जो अभिभावक की जिम्मेदारी होती है, उन्होंने
मतलब ऐसा नहीं था कि उससे वो दबे रहे हमेशा, या उसकी वजह से उन्होंने अपने आदर्शों के साथ कभी समझौता किया हो। नहीं, उनका कोड ऑफ कॉन्डक्ट, उनका स्पाइन हमेशा से जो सीख अपने बच्चों के लिए थी, वो सीख सबके लिए थी, और जो आदर्श सबके लिए थे वो अपने बच्चों के लिए भी थे। तो ये कंसिस्टेंसी उनके उनके स्वभाव की, उनके बिहेवियर की बहुत ही मेरे जीवन में एक बहुत बड़ी मिसाल रही, अभी भी है। मेरे पिताजी का देहांत 2014 में हुआ, अभी 6 साल हो गए हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कभी भी उनका साया या उनके परिवेश से मैं बाहर हूँ या वंचित हूँ, ऐसा। और मुझे लगता है कि ये उनकी दूरदर्शिता थी कि हमेशा उन्होंने एक ऐसी परिकल्पना को प्रोत्साहन दिया जो ठोस आधार पे बनी हो, और हम सबको वो सीख भी दी, वो रास्ता भी दिखाया, और बहुत ज्यादा प्रवचन या उपदेश देने वाले भी में से नहीं थे मेरे पिताजी। जो बोलते थे सटीक कहते थे, और समझने वाले, जानने वाले जानते थे। 5वीं तक की शिक्षा पूरी होने के बाद आप रांची आ गए, बोर्डिंग स्कूल में आपने पढ़ाई की, और वहां से छठी तक के बाद में, हाँ 7वीं से बोर्डिंग स्कूल में आ गया मैं, 6ठी या 7वीं से ऐसा था। और इसके बाद हाँ रांची बोर्डिंग स्कूल। फिर उसके बाद सर आपका इलाहाबाद आना होता है, और वहां पर आपने बीए की पढ़ाई की, वो भी सिर्फ 2 साल। उस समय आपके समय में सर वो 2 साल का ही बीए होता था, और शायद आपका ही वो आखिरी बैच था जिसके बाद से वो बीए की जो ड्यूरेशन था वो 3 साल हो गया। 3 साल का। और बीए की पढ़ाई के दौरान 2 साल तक आपने जमकर फिल्में देखी, इलाहाबाद में, बनारस में, कोई भी फिल्में या कोई भी सिनेमा हॉल आपसे छूटा नहीं। और जो फिल्में ही देखी, बस सिर्फ फिल्में ही देखी हमने, और ज्यादा कुछ नहीं किया, सिर्फ फिल्में देखी, बहुत फिल्में देखी। उन 2 साल के दौरान मैंने जितनी फिल्में देखी है मैं बता नहीं सकता हूँ कि इसके बाद कभी ऐसा, अभी भी मैं बहुत फिल्में देखता हूँ, बल्कि लॉकडाउन में तो मतलब रोज 1 या 2 फिल्में हो ही जाती है, मतलब आपके पास। और लेकिन वो जो दौर रहा 2 साल बहुत ही मतलब, और उस जमाने में, उन दिनों जब हम पढ़ाई कर रहे होते थे, फिल्में देखना बहुत उच्च स्तरीय काम नहीं था किसी के लिए। वो ऐसा नहीं था कि उसके लिए आपको प्रशंसा का पात्र कोई बना दे या कोई आपकी तारीफ करे, इतनी फिल्में देखी आपने, वाह वाह वाह। नहीं, बिल्कुल ही नहीं। बल्कि वो जिस समाज, जिस माहौल से हम आए थे, वो लफंगाई ज्यादा थी, दिन भर सिनेमा ही देखता रहता है, जब देखो एक को फिल्म नहीं छोड़ता है। तो इलाहाबाद के भी हॉल, इलाहाबाद के भी हॉल कम पड़ गए सर, वो कम पड़ गए थे, बनारस मतलब फिल्में देखने आना पड़ा। बनारस भी जाते थे हम, हाँ बिल्कुल। मतलब कभी कभार कुछ फिल्में जो हैं वो बनारस में पहले रिलीज होती थी और इलाहाबाद शायद 1 हफ्ते बाद आती थी। तो 1-2 दफा, ज्यादा नहीं, 1-2 दफा हम बनारस भी चले गए पिक्चर देखने। फिल्मों का शौक मतलब अचानक से बोर्डिंग स्कूल के बाद और ज्यादा, बोर्डिंग स्कूल में भी देखते थे हम, लेकिन बोर्डिंग स्कूल के बाद जो एक स्वतंत्रता मिली, वो अभी तक कायम है। वो एक चीज जो है वो अभी तक नहीं बदली है, द मैजिक ऑफ सिनेमा। अभी भी एक नई फिल्म आती है और हम थिएटर में जाकर देखना पसंद करते हैं, तो जो ऑब्लिवियन है कि अभी कौन सी कहानी शुरू होगी, उसका जादू अभी तक खत्म नहीं हुआ है मेरे लिए। It is still as magnificent and as magical as it used to be when I was so young. तो ये बीए खत्म होने के बाद फिर एमबीए करने की, ये बिजनेस स्टडीज की जो पढ़ाई करनी थी, ये फैसला आपका था या घर का था? और बाहर जाना, फिर न्यूयॉर्क में जाना पढ़ाई करने के लिए, ये फैसला किसका था सर? ये मिला जुला ही था। मैं कहूँगा कि मतलब मुझे जो भी मंसूबे होते हैं उस उम्र में आपके अनाड़ी तो होते ही हैं, थोड़े से अनोखे भी होते हैं। शायद आपको मेरे पिताजी के अनुसार कि असली जीवन का पता नहीं है आपको,
एक बार उन्होंने पूछा था कि भाई क्या है आपके आपके क्या मंसूबे हैं, क्या सपने हैं। तो मैंने अपने आदर्शों का लेखा जोखा उनके सामने रखा था, क्योंकि मैं टीचर बनना चाहता हूँ, मैं शिक्षक बनना चाहता हूँ। और इसके बाद उन्होंने कुछ 1-1.5 घंटा मुझे बहुत सारे आदर्श उन्होंने, मैं कहा अच्छा ये तो बड़ा ही आदर्शवादी विचार है आपका, लेकिन आपकी जो लाइफस्टाइल है, आपके जो मंसूबे हैं, टीचर की नौकरी में पता है आपको कितनी तनख्वाह मिलती है। तो हालांकि मैं भी तब कलाकार के हैसियत से, संघर्षों से उतना वाकिफ नहीं था, किताबी बातें थी मेरे लिए। तो मुझे लगा, और मेरे पिताजी का ये भी कहना था कि ये तो अच्छा है, इतना आपको इतनी मशक्कत से, मेहनत से हमने पढ़ाया लिखा है और आप बनना चाहते हैं टीचर बन के। तो और ये विडंबना जो है उस समय की, वो सिर्फ मेरे पिताजी के तहत ही नहीं थी। अभी जब मैं देखता हूँ, सोचता हूँ, तो ये हमारे समाज की भी विडंबना है कि जो शिक्षक हैं वो शायद कहीं आदरणीय कहे जाते हैं, लेकिन वो उतने सम्मानित नहीं है जितने होने चाहिए, मुझे लगता है। और इस वजह से मुझे लगता है कि उसमें काफी बदलाव भी आया है। एक जो दृष्टिकोण होता है कि हम शिक्षक बनना चाहते हैं किसी वजह से, किसी कारण से, शिक्षक बनने की होड़ लोगों में मुझे नहीं लगता कि अब रह गई है कि कोई शिक्षक। मैंने तो अपने पिछले 15-20 सालों में देखा है कि शिक्षक वही बनता है जिसे और कहीं नौकरी नहीं मिलती है भाई। या जो बहुत पढ़ लिख जाते हैं, इनके पास पीएचडी और एमए की डिग्री हो जाती है, वो बड़े कॉलेज में प्रोफेसर बन जाते हैं। लेकिन जो सबसे अहम जो स्टेप है, आप कह लें, जो पायदान है शिक्षा का, जहां पे हम, आप और सारे लोग, जो हमारा पहला इंप्रेशन होता है किसी भी चीज का, किसी चीज के बारे में, हमारे शिक्षकों का बहुत बड़ा प्रभाव है हमारे जीवन में। और वो कितना अनिवार्य है आप कोई भी समझ सकता है। लेकिन उनके प्रति और उस नौकरी के प्रति मुझे लगता है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि अभी के समाज में हम, मतलब इतने साल हो गए हमारी स्वतंत्रता को, कि शिक्षक बनना उन्नति का द्योतक नहीं रहा। और ये मुझे लगता है ये त्रासदी है, ये विडंबना है हमारे समाज की। आप किसी भी विकसित समाज में देखें, बाहर के किसी भी विकसित समाज में देखें, शिक्षकों का बहुत ऊंचा स्थान है। ना सिर्फ आदर के मामले में, बल्कि उनको उनके सिस्टम की तरफ से, उनकी सरकार की तरफ से उनको कितनी अहमियत दी जाती है, एक शिक्षक की महत्ता क्या है, ये नजर आना चाहिए, हम सबको नजर आना चाहिए। और मुझे लगता है कि यहाँ पे काम करने की जरूरत है। जब भी मैं उस घटना की बात करता हूँ तो थोड़ी सी हास्यास्पद बात हो जाती है, हम उसमें थोड़ा कुछ कॉमिक पुट भी लेकर आते हैं कि भाई अच्छा आप टीचर बनना चाहते हैं, बहुत बढ़िया, इतने साल आपको पढ़ाया लिखाया, क्या बनेंगे बेटा? टीचर बनेंगे, चलो भाई इनकी तो। लेकिन जो सच्चाई है, जो संजीदगी है उस बात की, और जिसकी वजह से जो रिएक्शन मेरे पिताजी का भी रहा, वो इसीलिए रहा कि शिक्षकों को, अब सोचिए ना, अगर मैं कहूं कि मैं टीचर बनना चाहता हूं तो पहला होता है कि कहाँ टीचर बनना चाहते हैं? स्कूल में, कॉलेज में। और स्कूल का टीचर बनना मुझे लगता है कि मतलब प्राथमिक शिक्षा से लेके जो आपका 10th तक, वो बहुत, मुझे लगता है कि बहुत ही अहम काम है किसी भी शिक्षक के लिए, और बहुत ही पावन काम है, और बड़ा ही कठिन काम भी है कि आप the imagination of such youth, a generation of young people, if somebody could steer it, in a certain way, I think it's a highly skilled and a noble job. लेकिन
वहां पे उतनी अहमियत नहीं है अभी भी, मुझे लगता है ऐसा। शायद मैं गलत भी हूं। और मुझसे अभी भी अगर आप पूछें तो मेरा my first dream job was to be a teacher, and I still find it very very fascinating. सर, ये जो आपने टीचिंग के सिस्टम की बात की है, ये इस बात पे मैं बस एक बात मैं करना चाहूंगा, क्योंकि मैं खुद भी ड्रामा का टीचर रहा हूँ मुंबई में। 3.5 साल तक मैंने जॉब की है। 3.5 साल तक मैंने वहां पे जॉब की है एज अ ड्रामा टीचर स्कूल में। सर, पहले क्या होता था ना सर, जिस तरीके की चीजें थी कि टीचर ने मार भी दिया, बच्चे डरते थे घर पर भी जाके ये बताने में क्या मुझे टीचर से मार पड़ी है, क्योंकि पेरेंट्स उल्टा बच्चे को और मारते थे। आज के समय सर, पिछले कुछ सालों में ना चीज ये हो गई है कि अगर आपने बच्चे के ऊपर हाथ भी उठा दिया तो देयर इज अ थिंग कॉल्ड कॉर्पोरल पनिशमेंट, जिसके लिए टीचर्स को लाइक साइन भी कराते हैं, इस तरीके की चीजें बोलते हैं कि यू कैन नॉट रेज वॉइस, या आप उनके साथ इंसल्टिंग वे में बात नहीं कर सकते। शायद इस वजह से भी सर चीजें वैसी हुई हैं कि टीचिंग जॉब अब सौरभ जी, आई वुड बेग टू डिफर। क्या है कि ये जो आप कह रहे हैं कि शिक्षकों के खिलाफ एक एक आप कह लें कि नाउ इट्स फ्राउंड अपॉन और कॉर्पोरल पनिशमेंट, मुझे लगता है कि ये सब अच्छी बात है। मुझे इससे कोई परेशानी नहीं है कि कॉर्पोरल पनिशमेंट के नाम पे बहुत सारे अन्याय भी हुए हैं यार। फिर तो मतलब मैं ऐसे टीचरों को भी जानता हूं कि वो क्लासरूम में आते तो सबसे पहले 2-4 को थपड़िया के तब शुरू करते थे। उनको लगता था कि हाँ अब पढ़ाएंगे। तो ये जो अथॉरिटेटिव केमिस्ट्री है, इट्स डेफिनेटली, आई मीन आज के जमाने में आई डोंट एंडोर्स इट। लेकिन टीचर का सम्मान और टीचर के लिए भय, ये 2 अलग विषय, एंड इट इज कंप्लीटली 2 डिफरेंट डिबेट्स। आई एम सेइंग दैट मतलब हमें टीचर से डरने की क्या जरूरत है? हम क्यों डरें टीचर से? इट शुड बी ऑन द कॉन्ट्ररी कि आप अपने टीचर के साथ इतने घुल मिल गए हैं, इतना सहज है आपका रिश्ता कि अभी तो सबसे बड़ा टीचर गूगल है आपका, है ना? कि कोई भी थोड़ा सा भी अंदेशा होता है तो आप गूगल करते हैं उन चीजों को। मुझे याद है मैं कॉलेज भी पहुंच गया था तो कुछ संशय होता था तो मैं अपने स्कूल के जो मिश्रा जी हमारे जो शिक्षक हुआ करते थे बोर्डिंग स्कूल में, जिनकी वजह से हिंदी साहित्य के प्रति मेरा रुझान बढ़ा, मैं किसी तरह उनसे संपर्क करता था, या मतलब ये 2-4 चीजें हैं मैं उनसे पूछूंगा कि क्या है। ये बात सिर्फ सही गलत की नहीं है, बात है एक दिशा की। सही गलत तो मतलब ये संज्ञा है कि ये सर्वनाम है, वो तो पता चली जाएगा भाई व्याकरण की किताबों में, है ना? शिक्षा सिर्फ वही तो है नहीं, शिक्षा उससे कहीं आगे है, कहीं ज्यादा बड़ी है। और उसको क्या दिशा देते हैं कोई एक अमुक शिक्षक, वो मुझे लगता है बहुत गूढ़ बात है। और ये it's of course it's debatable, but I don't endorse corporal punishment at all. I don't think it's essential. I don't think it's necessary, and I think it's good that with change we have changed as a society also. I still don't endorse the fact कि भाई मतलब टेबल पे चाकू रख के आप एग्जाम दे रहे हैं, वो भी गलत है ना? कि भाई अब शिक्षकों का भय नहीं रहा इसीलिए, मतलब वो डिबेट ही दूसरा है। Then it goes into another territory altogether. Yes. I'm talking about basic, importance of teaching and teachers, which I think we lack majorly. तो सर, यूएस में आने के बाद स्टेट यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क, वहां पर आपने एमबीए की पढ़ाई वहां पे शुरू की, और चूंकि आपका बीए का जो अवधि थी इलाहाबाद में, वो 2 साल की थी, जिसकी वजह से आपको 1 साल और वहां पर पढ़ाई करनी पड़ी, और फिर उसके बाद साथ में आपका ये एमबीए चल रहा था। तो शुरुआत में जो मेरे 2 साल के बीए की डिग्री थी, उसके क्रेडिट्स हमें दिए गए। तो एमबीए में मुझे बताया गया कि आपको जो क्रेडिट्स मिले हैं उससे सिर्फ 1 साल कवर होगा।
और बाकी के 2 साल और करने पड़ेंगे। ठीक है, शुरुआत में वही था। लेकिन 1 साल वहां एमबीए करने के बाद मेरा रुझान कहीं और चला गया, तो फिर पता चला कि मुझे 4 साल और करना पड़ेगा, क्योंकि मैं अंडर ग्रेजुएट फिर से करना चाहता था थिएटर में। तो थिएटर की पढ़ाई के लिए जब मैंने शुरुआत की, तो फिर क्या डिग्री आपकी है नहीं है उसका सब धुल चुका था तब तक। और सर ये भी शायद एक्सीडेंटल था, क्योंकि आपने थिएटर एनालिसिस एक साथ में एक कोर्स आपने अपने लिए ऑप्ट किया था, जिसके चलते आपने एक प्ले देखा पीटर शेफनर का एक्वस, और वो शायद आपके लाइफ का, या वो एक लाइफ चेंजिंग, या फिर वो कह लें कि पूरे तरीके से करियर चेंजिंग पॉइंट था, जिसके बाद आपने ये फैसला लिया कि मुझे अब थिएटर की स्टडीज में अपना आगे की जो पढ़ाई है कंटिन्यू करनी है। हालांकि आप एमबीए में भी बहुत अच्छा कर रहे थे, और फिर वहां पर भी लोगों ने आपको अलाउ नहीं किया थिएटर को पढ़ने के लिए, आप नहीं पढ़ सकते। जी, क्या है कि वो जो माहौल था, अभी अगर व्हेन आई लुक बैक नाउ, वो लाइफ ऑल्टरिंग लगता है, और था भी, है भी। लेकिन उस समय मुझे, चूंकि मैं बिजनेस स्कूल में था, मैं पढ़ाई में अचानक मुझे बताया गया अमेरिकन यूनिवर्सिटी में, भाई आप तो बड़े अच्छे हैं पढ़ने लिखने में, आपका स्कोर इतना है, आप ऑनर्स क्लब के मेंबर हैं। और मुझे लगा यार यहाँ तो बस बेसिक पढ़ाई करने से इतना सम्मान मिलता है। सो आई वाज एंजॉयिंग स्टडीइंग इन अमेरिकन यूनिवर्सिटीज। लेकिन जब थिएटर करने की मैंने ठानी, तो वहां पे भी आपको दिखाई दिया डिस्क्रिमिनेशन, उनके समाज में भी है डिस्क्रिमिनेशन, कि अगर आपके पास बिजनेस की डिग्री है, आपके पास मेडिकल की डिग्री है, आपके पास कंप्यूटर की डिग्री है, तो वहां के सिस्टम, यूनिवर्सिटी और सरकार भी आपको पैसे देती है पढ़ने के लिए। लेकिन आप अगर थिएटर परस्यू करना चाहें, तो वो ग्रांट जो है सीधा 60% कम हो जाता है। ग्रांट मिलता है वहां पे, अगर आप पढ़ाई में अच्छे हैं, एक सर्टेन ग्रेड पॉइंट एवरेज मेंटेन करते हैं, तो वहां ये अच्छी बात है कि वहां सरकार आपको कहती है आप पढ़िए, आपकी फीस हम भरेंगे। लेकिन अगर वहां पे आपका जीपीए अच्छा है, पढ़ने में अच्छे हैं, स्कॉलरशिप स्टूडेंट है, और इसके बाद कहते हैं मैं थिएटर पढ़ूंगा, तो कहते हैं कि अच्छा तो फिर ठीक है, लेकिन इतने में ही पढ़ना पड़ेगा कि आपका स्कॉलरशिप ग्रांट भी कम हो जाता है फॉर थिएटर एंड आर्ट्स एंड म्यूजिक एंड। तो ये देखिए, ये तो मतलब हर जगह सिस्टम में कहीं ना कहीं एक फेवरेटिज्म तो रहा है, मैंने भी महसूस किया वहां पे। लेकिन उससे क्या होता है, जो मैंने ठान लिया था, ठान ही लिया था। लेकिन उसकी पढ़ाई के लिए भी सर आपको अलग से कुछ जॉब्स भी करनी पड़ी यहाँ, और हाँ, वो सब लोग करते हैं वहाँ। हाँ, सब लोग करते हैं वहां पे। सौरभ जी, क्या है ना कि हम इन सब चीजों को, हम बहुत आदर्शवादी मेलोड्रामेटिक कहानियां बना के हमें आदत हो गई है ये कहने की, भाई मैं नौकरी भी करता था और पढ़ाई भी करता था। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं, सब करते हैं सब करते हैं, नौकरी भी करते हैं, पढ़ाई भी करते हैं। ये आप यू ओल्ड इनफ टू फेंड फॉर योरसेल्फ एंड डोंट सीक ब्राउनी पॉइंट्स फॉर दैट, बट वी डू। हम हमारे ब्राउनी पॉइंट्स बहुत बनते हैं उसके। अरे भैया, आप स्ट्रगलिंग के दिनों में सुना कि आप एक बार स्टेशन की बेंच पे सो गए थे। उसकी बहुत अच्छी कहानी नमक मिर्च लगा के हम भी बता सकते कि हाँ, तो घर रहने के लिए घर नहीं था। लेकिन सब करते हैं भाई ठीक है ना। आप सड़क पे आके आप कटोरा लेके भीख तो नहीं मांग रहे थे। वो माहौल है, तब समझ में आता है कि हाँ भैया आपने संघर्ष किया। बेसिक संघर्ष तो सबको करना चाहिए और करना पड़ेगा, ये कहना है मेरा। और बिना संघर्ष के फिर कॉलेजेस में ड्रामा एज अ सब्जेक्ट में पढ़ाई करना, और सिर्फ एक अकेले ड्रामा स्कूल में सिर्फ ड्रामा की पढ़ाई करने जाना। जैसे मैं सर आपको एक एग्जांपल लेके बताऊं, जैसे इंडिया में डिफरेंट ड्रामा स्कूल्स हैं, और कॉलेजेस भी हैं जो मास्टर्स कराते हैं ड्रामा में। अप्रोच अलग अलग होती है। कॉलेजेस में ज्यादा थ्योरी की चीजें होती हैं, और ड्रामा स्कूल्स में ज्यादा प्रैक्टिकल्स होते हैं, और फोकस होता है कि स्टूडेंट्स क्या परफॉर्म कर रहे हैं। वहां पे कैसा माहौल था सर? किस तरीके की टीचिंग थी? प्रैक्टिकल बेस्ड थी? इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। क्योंकि 4 साल का था,
वो प्रोग्राम, वो डिग्री, BA एंड BFA देते थे, बैचलर इन फाइन आर्ट्स। तो पढ़ाई बहुत करनी पड़ती और अलग अलग विषयों की पढ़ाई करनी पड़ती थी। थिएटर हिस्ट्री, हमारे चूंकि मैं अमेरिकन यूनिवर्सिटी में था, वहाँ अमेरिकन थिएटर हिस्ट्री, यूरोपियन थिएटर हिस्ट्री, एशियन थिएटर हिस्ट्री, इंडियन थिएटर हिस्ट्री। तो हमें मतलब विश्व के चाहे वो ग्रीक थिएटर हो या काबुकी हो या नो हो, हर तरह के थिएटर की पढ़ाई और पेपर्स होते थे और एग्जाम्स होते थे। इसके अलावा थिएटर की डिग्री के लिए आपको थिएटर की हर विधाओं की पढ़ाई करनी है। तो लाइट डिजाइनिंग भी आपको कंप्लीट करना है, आपको साउंड डिजाइन भी कंप्लीट करना है, प्ले राइटिंग, डायरेक्शन, परफॉर्मेंसेस, तो ड्रामेटर्जी कि आप अगर नाटक की पढ़ाई कर रहे हैं तो ड्रामेटर्जी का क्या रोल है, उसके बारे में भी पढ़ाई करनी है। तो ये बहुत ही मतलब कॉम्पैक्ट कोर्स था और बहुत ही भरा हुआ कोर्स। मतलब हमें जितनी मेहनत एक फिजिक्स ऑनर्स को करनी पड़ती थी, या फिजिक्स मेजर वहां कहते हैं, उससे कम मेहनत हमें नहीं करनी पड़ती। और उसके अलावा हमारे तो परफॉर्मेंसेस भी थे, तो हमारे परफॉर्मेंसेस में हमें उन क्रेडिट्स के लिए सेट डिजाइनिंग में भी आवर्स देने पड़ते थे। तो आपको चुनना पड़ता था कि किस साल में, किस सेमेस्टर में आप सेट डिजाइन करेंगे। तो उस 6 महीने आप सिर्फ सेट डिजाइन कर रहे हैं। हो सकता है आप 4 सेट डिजाइनिंग में आपका स्केड्यूल लगता था। आपको अपनी लाइटिंग डिजाइन करके, उसका प्रोजेक्ट करके, और मतलब यू हैव टू सी इट फ्रॉम द बिगिनिंग टिल द एंड। ऐसा नहीं कि पेपर पे आपने कर दिया और हो गया। आप एक अमुक नाटक के लाइट डिजाइनर आपको होना पड़ेगा, और वो नाटक भी होगा और उसका मंचन भी होगा 2 हफ्ते 1 महीने तक। लोग आएंगे, बल्कि टिकट खरीद के लोग आते थे। तो ये इतना था। इसके अलावा there was management, there was theater management, there was house managership, there was stage managership, ये सारा कुछ था। और 4 साल के बाद लगा कि यार ये तो हमने तो we have just scratched the surface because it's such a wide world कि अगर आप ग्रीक थिएटर पढ़ने लगे तो आपको तो 2 साल लग जाएंगे ग्रीक थिएटर पढ़ते पढ़ते, इतना वृहद है वो। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस चीज की जानकारी भी सर घर पे बिल्कुल कोर्स खत्म होने के टाइम पर आपने दी। मैंने जो अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है वो मैंने बिजनेस स्टडीज में नहीं किया है, बल्कि थिएटर स्टडीज में किया है। अपने पिताजी से बिल्कुल आपने लास्ट में बताया, तो क्या तो उनका क्या रिएक्शन था? कि मतलब बेचारे थोड़े निराश तो थे ही, लेकिन मतलब मैं ऑलरेडी कर चुका था, डिग्री आ गई थी हाथ में। मेरे पिताजी का बस इतना ही था कि भाई चलिए ठीक है। आप उनके लिए पढ़ाई हमेशा से बहुत मायने रखती। तो उनके लिए अचरज की बात ये थी कि थिएटर में भी डिग्री मिलती है, वहां पे थिएटर की पढ़ाई होती है। जी हाँ, होती है। तो नहीं, चलिए अच्छा है, मतलब इतनी बड़ी डिग्री मिल रही है थिएटर की, तो नौकरी कैसी मिलेगी, क्या नौकरी मिलेगी। उनका मतलब वो ये भी दर्शाता है कि हमारे समाज में अभी भी कि कौन सी पढ़ाई करके आपको क्या नौकरी मिलेगी, वो सबसे ज्यादा अहम है। जिसका दूसरा रूप है कि भाई आप, हमारे बच्चे सेटल हो जाएं। सेटल हो जाने का मतलब यही है कि आपकी पढ़ाई कंप्लीट हो जाए और आपको अच्छी नौकरी मिल जाए और आपकी शादी हो, ठीक है ना, घर बस जाए। तो जो अभिभावक हैं, जो माता पिता हैं, वो चैन की सांस लेते हैं कि भाई सेटल है। अब ये कहाँ तक कारगर है सबके लिए, ये तो बहुत ही सब्जेक्टिव है। यू एंड आई कैन सिट एंड डिबेट। लेकिन था, मेरे पिताजी का था, उनको भी लगता था कि भाई इसी तरह से सेटल हो जाए। उनको क्या पता था कि एक ऐसे क्षेत्र में आया है कभी सेटल ही नहीं होगा। तो टीचिंग में आपका इंटरेस्ट था और आप बोलते भी है कि मैं टीचर बनना चाहता था। तो ऐसा हुआ भी सर कि आप जब दिल्ली गए नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में, वहां के जो डायरेक्टर थे राम गोपाल बजाज जी, उन्होंने शायद आपको वहां पर क्लासेस भी ऑफर की थी, बट आपने उस वक्त नहीं किया क्लासेस वहां पर?
उस समय मुझे याद है, मैं नया नया आया था, तो उन्होंने मुझे कहा था कि भाई आप, उन्होंने मेरी डिग्री देखी थी, मेरा बोले कि आप इम्प्रोव वर्कशॉप कर सकते हैं हमारे बैचेस के साथ। तो मैं खुश तो हो गया था, लेकिन बाद में पता चला कि वो बस ऑनरेरी जॉब था, उसके पैसे वैसे नहीं मिलने थे। और मेरा शुरुआत में था कि डिग्री मिल जाने के बाद, मेरे एक मेंटर थे, उन्होंने भी यही कहा था कि अब जाइए, अब आप नौकरी खोजिए, किसी भी तरह की नौकरी। आपने थिएटर की पढ़ाई की है, परफॉर्मेंस में और एक्टिंग में आपने मेजर किया है, तो आप इस बिना पे जाके जो भी काम आपको मिलता है वो आप उसको नौकरी समझ के आपको करना चाहिए। तो मैं तो नौकरी की तलाश में आया था। वहां पे कुछ ऑनरेरी और चैरिटेबल जॉब का सवाल ही नहीं था, और बड़ा ही क्लियर कट स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोफेशनल अप्रोच है भाई कि ये है, मैं ये काम कर सकता हूँ, और इसका क्या मेहनताना हमें मिलेगा। तो संघर्ष वहीं पे शुरू हुआ भाई कि ये कैसे हो सकता है कि आप काम भी करें, और ये भी मैंने सीखा था कि जिस काम के आपको पैसे नहीं मिलते हैं, उस काम की अहमियत भी कोई ज्यादा नहीं होती। कि अगर आप कहें कि नहीं 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 ठीक है, मैं पढ़ा दूंगा, मैं सिखा दूंगा, तो तुरंत उसकी वैल्यू जो है वो कम हो जाती है। चाहे वो ट्यूशन हो, चाहे वो किसी भी तरह की शिक्षा हो, किसी भी तरह की पढ़ाई हो, किसी भी तरह का वो। तो इसलिए मेहनताना जो है, इसीलिए हिंदी में बहुत ही खूबसूरत शब्द है मेहनताना, कि आपकी मेहनत के एवज में आपको क्या मिल रहा है, आपको एक वेतन, एक जो भी है, वो मेहनताना जो है बहुत जरूरी है किसी भी काम को एक प्रोफेशनल रूप देने। सर आपने एक बात कही है, शायद ये आपकी आइडियोलॉजी है या फिर ये आपका नेचर है, आपका काम है, आपका काम बहुत अच्छा है, लेकिन सर आपको काम मांगने में झिझक है, आप शायद जाके काम मांग नहीं सकते। शायद इसी से मिलता जुलता एक शायद एक वाक्य भी है जो कि आपने अपने एक इंटरव्यू में शेयर किया है कि आपके पिताजी से शत्रुघ्न सिन्हा जी की बहुत अच्छी मित्रता थी, लेकिन आप उनसे भी काम मांगने के लिए कभी नहीं जा पाए। मिलने गए थे आप, लेकिन कभी जी। हाँ, मतलब मुझे, मतलब एक है, हालांकि मैं उस समाज से आता हूँ जहाँ पे बड़े अलग अलग नाम हैं, ये जो कह रहे हैं कि भाई आप किस किस को जानते हैं, आप कितने कनेक्टेड हैं, आपका सोर्स पैर भी कितना है, आप वो, मतलब एक स्लैंग है, पौआ है कि नहीं, तो मतलब पौआ मतलब आप कहाँ तक सोर्स लगा सकते हैं। वो शायद मेरे सिस्टम में शायद नहीं था। और काम मांगना बुरी बात नहीं है, बिल्कुल बुरी बात नहीं, लेकिन मैं कहा ना, मैं मतलब एवरीबडी आई थिंक हैज अ राइट टू बी यंग एंड स्टूपिड। तो मैं भी शुरुआत में आई वाज आल्सो यंग एंड स्टूपिड, मतलब एक डिलिबरेट आइडियलिज्म होता है, वो मुझ में भी था। जब नया नया आया था तो मुझे लगता था कि थिएटर जो है सबसे उत्कृष्ट और उच्च कोटि का माध्यम है, बाकी सब सेकेंडरी और बहुत जल्दी सच्चाई ने मुझे समझा दिया कि मैं कितना बड़ा बेवकूफ, जो ये मैं समझता हूँ कि थिएटर जो है वो हायर आर्ट है और बाकी जो है वो उतना हाई आर्ट नहीं है। तो यही मतलब अनुभव से और तजुर्बों से, एक्सपीरियंस से यही सीखते हैं हम कि धीरे धीरे आप अगर बड़े बेवकूफ हैं तो कुछ सालों बाद छोटे बेवकूफ हो जाते हैं, और you just work towards getting rid of that idiot that you have been all your life. वो निरंतर चलता रहता है, अभी तक प्रयास में, अभी तक प्रोसेस में है। तो सर आपके जो थिएटर गुरु रहे डॉक्टर फाल्ले रिचमन, वहां पर न्यूयॉर्क में आपके स्टेट यूनिवर्सिटी में, उन्होंने भी, आपने जब वहां से कॉलेज को छोड़ा, उन्होंने भी 4 रेफरेंस के लेटर लिख के दिए आपको, जिसमें से 2 बड़े नाम थे, सत्यदेव दुबे जी और गिरीश कार्नाड। इतने बड़े नाम। जी सर, कभी उन लोगों से उस रेफरेंस लेटर को लेकर जाके कभी मिलना हुआ कि उन्होंने मुझे भेजा है, या ऐसा कुछ? उसकी भी कहानियां हैं। हाँ हुआ, लेकिन मैंने वो चिट्ठी जो है उन तक पहुंचा भर दी, उससे ज्यादा मैं नहीं कर पाया।
एलेक पदमसे साहब और पर्ल पदमसे साहब के नाम से भी चिट्ठी दी थी उन्होंने। इन लोगों के साथ उनका अच्छा रिश्ता था मेरे जो। तो जैसा कि मैंने कहा, उन्होंने चिट्ठी थी, मैंने पहुंचा दिया और मुलाकात कर ली। फिर मुझे लगता था कि भाई ठीक है, अब रोज उनके दरवाजे पे खड़े तो नहीं हो सकते हम, शायद उन्हीं को दिक्कत आए, तो मेरी किस्मत होगी तो हमें मिलेगा काम। और ऐसा ही है, मतलब आप मेहनत करते हैं, आप लगे रहते हैं, आपको जूझते रहना पड़ता है, लेकिन किस्मत बहुत बड़ा फैक्टर है, खासकर कला के क्षेत्र में। जितने तरह के कलाकार हैं या साहित्यकार हैं, खासकर हमारे काम में, जहां पे दे से बीइंग एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम, क्योंकि हमारे यहाँ प्रणाली अभी भी उतनी ठोस है नहीं। अभी जाके गत वर्षों में, पिछले 5-10 सालों में थोड़ी चीजें बदली हैं। नाउ यू हैव एजेंसीज एंड नाउ यू हैव एजेंट्स एंड कोऑर्डिनेटर्स। हम जब आए थे तो कुछ नहीं था, बल्कि मतलब आने के कुछ 4-5 महीने बाद किसी ने मुझे सजेस्ट किया कि एक फिल्म इंडिया डिक्शनरी आती है बॉस, वो खरीद लो, और उसमें सबके नाम और सबका एड्रेस और सबका फोन नंबर मिलेगा। ये मुझे किसी ने नहीं बताया, और ये कहीं भी, ये सूचना ये कहीं उपलब्ध नहीं है, ठीक है ना। उस समय तो सोशल मीडिया भी नहीं था, उस समय मोबाइल फोन्स भी नहीं थे जब मैं आया था। तो आप समझ सकते हैं कि ये बस आपके ऊपर था, इट्स ऑन योर ओन विम दैट आज हम तैयार होके निकलेंगे और अपना फोटो और अपना रेज्यूमे लेके कहाँ जाएंगे। इट्स ऑलमोस्ट लाइक दैट कि कहाँ जाएंगे। मैंने सुना है वहां पे एक महबूब स्टूडियो, वहां हमेशा कुछ ना कुछ शूटिंग चलती रहती है, तो शायद वहां किसी डायरेक्टर से या कास्टिंग डायरेक्टर से मुलाकात हो जाए। तो आप अपने बैग में कुछ 10-15 फोटो और 10-15 रेज्यूमे लेकर आप जाते हैं वहां, और आप ढूंढते हैं। काम तो बहुत, मतलब ये, इसको मैं काम मांगना ही कहूंगा कि आप फेमस स्टूडियो चले गए और फेमस स्टूडियो में हर फ्लोर पे कुछ 25 प्रोडक्शन हाउसेज हैं, और हर के दफ्तर में जाके एक क्लिप लेके उसमें अपना फोटो रेज्यूमे। कई बार मैं लकी भी रहा हूं कि मैं गया हूं तो वहां पे एक ऑडिशन चल रहा है, तो आपने जाते ही ऑडिशन के लिए आए हैं, क्या नहीं ऑडिशन के लिए तो नहीं आता, लेकिन दे दूंगा मैं ऑडिशन। तो उन दिनों अगर आप बाहर से आए हैं, आपको नहीं पता है, एक्सक्यूज मी, आप लोगों को नहीं जानते हैं, दिस इज द ओनली वे टू गो अबाउट इट। और इसको आप संघर्ष कर लें, कह लें, या काम मांगने का तरीका कह लें, या काम ढूंढने का तरीका कह लें, या नौकरी ढूंढने का तरीका कह लें, यही है तरीका। इसमें बहुत सारे वेरिएबल्स हैं कि धीरे धीरे आपकी मुलाकात हो जाती है, आपकी जान पहचान हो जाती है लोगों से, किसी से दोस्ती हो जाती है, किसी से मुलाकात नहीं हो पाती, किसी से आप स्टूडियो में सारा दिन बैठे रहते हैं तो कोई 5 मिनट के लिए मिल लेता है। वो सारे अनुभव जो हैं वो आपके हैं। जरूरी नहीं है कि वो अनुभव एक दूसरा कलाकार है उसको भी वही अनुभव हो, है ना। तो इसी ये व्यक्तिगत है, ये बहुत ही, ये आपकी पर्सनल जर्नी है, ये आपका कि भाई आपने कैसे अप्रोच किया उस जमाने में, उस जमाने में जबकि ना फोन हुआ करते थे, ना, बल्कि हम तो रेंटल में मकान खोजते थे, तो वहां पे एक दो जगह हमारे मकान मालिक ने, क्योंकि हम पीजी में रहते थे, फोन लॉक करके रखा हुआ। यहाँ फोन नहीं कर सकते हैं आप, पैसे लगते हैं उसके, एंड आई डोंट हैव अ वे टू फाइंड आउट कि आपने कितने फोन किए हैं। रिसीव कर सकते हैं फोन। तो आप समझ लीजिए कि उस नंबर को हम देते थे कि इफ यू नीड टू कॉल बैक फॉर अनदर ऑडिशन, तो ये नंबर है और हम आपको कॉल कर लेंगे। तो उसके लिए फिर हम नीचे जाते थे, तो बनिया की दुकान से या एसटीटी से या पीसीओ से हम फोन करते थे। तो और जैसा कि मैं कह रहा हूँ, ये आप इसको संघर्ष बना के भी बेच सकते हैं इस कहानी को,
मेरे लिए तो बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। सो मेनी एक्सपीरियंसेस ऑफ सिटिंग बाय कि भाई उसका एसटीडी भी है, एसटीडी भी और पीसीओ भी है, और वहां पे दूध दही और मक्खन और पनीर भी बेचता है वो। भाई तो होता था कि चलो भाई वहीं बैठ के नाश्ता भी हो जाएगा, लस्सी भी पी लेंगे, और ये जो 10 कॉल करने हैं, क्योंकि वहां पे आधा घंटा तो रहना पड़ेगा टू समबडी टू कॉल बैक। और या तो नहीं फोन करके आप 10 लोगों को फोन करके, और आप फिर फटाक से भागते हैं कि अगर किसी ने कॉल बैक किया तो ऐसा भी नहीं कि उन दिनों आंसरिंग मशीन थी। तो ये मैं कह रहा हूँ कि मैं न्यूयॉर्क से यहाँ आने के बाद, जहाँ पे चीजें थोड़ी सी इन सब मामलों में सुव्यवस्थित थी कि भाई आपने मुझे कॉल किया अगर उस नंबर पे, तो मैं एक आंसरिंग मशीन सर्विस ले सकता हूँ, आप मैसेज छोड़ सकते हैं, मैं आपको फिर कॉल कर सकता हूँ। देयर वर वेज टू रीच अ पर्सन। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था। यहाँ पे सर बट एज आई सेड, having said that, it was very interesting, very interesting time I've had. सर आपने 6 महीने संघर्ष की बात की, फिर 6 महीने आप काम के लिए भी चले जाते थे, फिर पैसे कमा के आते थे, फिर संघर्ष करते थे। जी। तो मुंबई में रहकर ही संघर्ष होता था, फिर वहीं पे पैसे भी कमाते थे या बाहर चले जाते थे? पैसे कमाने में वापस चला जाता था न्यूयॉर्क। क्योंकि वहां पे एक पद्धति बनी हुई थी। मेरा एक जॉब था वहां पे, उस मैनेजर से, हाउस मैनेजर से अच्छे संबंध थे, तो उसका था कि बेटा तुम आ जाओ, सीजन में आ जाओ, तुम्हारा 3 महीने का ये कहीं नहीं गया। तो एक कॉन्सर्ट हाउस था, मैं वहां काम करता था। फिर एक ऑटो पार्ट्स की दुकान थी जहां पे मैं बहुत सालों से काम करता था। तो वहां का भी जो मैनेजर था वो कहता था कि अगर पार्ट टाइम की जरूरत हो तो यू कैन हैव दीज आवर्स। तो वीकेंड में वहां पे और कॉन्सर्ट हाउस, और कभी कभार कभी लाइब्रेरी में काम कर लिया, कभी सिक्योरिटी में काम कर लिया। बेसिकली कितने आवर्स आप डालते हैं पर आवर पैसे मिलते थे, और हाँ वो जमा करके फिर इधर आके हम छोड़े हो। ये स्टेट यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क में इतनी एडवांस स्टडीज हुई, आपने ड्रामेटोलॉजी पढ़ी, आपने दुनिया भर का ड्रामा पढ़ा, बहुत तरीके की आपने एक्टिंग के जो टीचर्स हैं उनसे स्टडी, आपके साथ उनके साथ क्लासेस हुई। तो सर इंडिया में लौट के आने के बाद कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैं भी वो वर्कशॉप करूँ और वहाँ की जो चीजें हैं यहाँ पर भी लाइक वर्कशॉप के थ्रू, मुंबई जैसी जगह में सिर्फ एक्टिंग क्लासेस हर कोई करना चाहता है, तो उस दौरान कभी ऐसा भी नहीं आया कि यहाँ पर एक्टिंग क्लासेस भी चलाऊं? वो दूसरा जमाना था भाई। ये जो एक्टिंग क्लासेस जो आप देख रहे हैं मुंबई में चूंकि आए हैं, तो हर तीसरी गली में 2 एक्टिंग स्कूल हैं। उन दिनों गिन के 3 या 4 नाम थे, और 3 या 4 एक्टिंग इंस्टीट्यूट, बस इतने ही थे, ज्यादा नहीं थे, मैं बता रहा हूं। तो था कि या तो आप वहां नौकरी करें या आप मतलब टू क्रिएट अ प्रॉपर्टी ऑफ योर ओन। आज तो बहुत चीजें संभव है क्योंकि द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैज मेड इट पॉसिबल। अब देखिए ना, हम लोग वर्किंग फ्रॉम होम के माहौल में कितना काम हम घर बैठे कर चुके हैं। लेकिन उस जमाने में कि अच्छा मैं अपनी एक्टिंग स्कूल ही खोल लूं, मैं सोच रहा हूं, हालांकि आई नेवर थॉट ऑफ दैट। सो दैट वाज़न्ट इजी बिकॉज दैट आल्सो पीपल हैड, या तो फिर आप वही वर्कशॉप वाला, आप पृथ्वी पे जाइए, हम पृथ्वी पे बहुत जाते थे, और वहां पे भी वर्कशॉप ग्रुप्स थे। फिर हमारा था कि भाई हम स्कूल खोलने थोड़ी आए हैं। मेरा ये मानना था। मुझे 1-2 स्टूडियो ने जॉब ऑफर भी दिया कि भाई इतने पढ़े लिखे हैं आप, आपकी समझ है, आप एक काम करो, आप आई रिमेम्बर वंस आई वाज ऑडिशनिंग फॉर अ वॉइस ओवर आर्टिस्ट, इसमें चयन हो गया था मेरा। वो बाहर की फिल्में जो आती थी और उसका हिंदी में जो डबिंग होती थी। तो एक संस्था है वर्ली में, वहां पे एक जनाब से मुलाकात हो गई। उन्होंने कहा कि अरे वाह, वेरी गुड, आपकी आवाज भी अच्छी है और आपकी समझ भी अच्छी है, एक काम करो मैं तुम्हें जॉब दिलवाता हूँ यहाँ पे, बिकॉज वी आर लुकिंग फॉर अ पोस्ट प्रोडक्शन डायरेक्टर। जो बस काम है कि मतलब महीने में ये जो 6, 7, 8 फिल्में आएंगी, इसका यू हैव टू सुपरवाइज द डबिंग।
एंड देन ही ऑफर्ड अ सर्टेन मनी, वाज डिसेंट मनी। और मैं कहा कि यार ये तो मतलब बहुत चीजें हल हो जाएंगी अगर ये नौकरी मैं कर लूं तो। कि इतने पैसे भी आ रहे हैं और मुझे करना है जाके, मतलब आई हैव टू सुपरवाइज दीज जॉब्स। एंड फिर कोर्स हमारे कुछ दोस्त थे, हमने गोष्ठी भी की, इसके बारे में बात की, फिर मैं वही करूंगा, है ना, बिकॉज इट्स अ टाइम टेकिंग जॉब। इट्स नॉट दैट दे ऑफरिंग यू एनीबडी, इफ दे ऑफर यू दैट काइंड ऑफ मनी, यू आर एक्सपेक्टेड टू वर्क फॉर इट। तो मतलब महीने में 8 फिल्में या 10 फिल्में जो बाहर की हैं, उनकी हिंदी डबिंग का सुपरविजन अगर मैं ले लूं तो फिर तो वही नौकरी करूंगा मैं। तो फिर हो गई भाई, मेरा करियर डिसाइड हो गया। किसी ने मुझे कहा, ये मेरे एक दोस्त ने कहा कि ठीक है ऐसा ही है, मतलब ऐसा ही है तो फिर भी अच्छा है, बल्कि 5 साल बाद आप क्रिएटिव डायरेक्टर भी बन सकते हैं उस कंपनी में, अच्छी जानी मानी कंपनी है। मैंने कहा भाई ये तो मतलब कैच 22 है। तो ऐसे ऐसे कई आयाम आए थे जहां ऐसा नहीं है कि मतलब मेरे संघर्ष में मेरे लिए दूसरी खिड़कियां खुली नहीं, बहुत सारी खिड़कियां। लेकिन ये बहुत जरूरी है कि आपकी क्लैरिटी होनी चाहिए, आप करना क्या चाहते हैं, व्हाट इज इट दैट यू वांट। एंड मुझे लगता है मुंबई वैसी जगह है जहां अगर आप मेहनत को आमदा हैं तो आप कभी भूखे नहीं मर सकते। ये कमाल है इस शहर का। जो मैं न्यूयॉर्क के बारे में कहा करता था, मैं वहां 10 साल रहा हूं, कि अगर आप कर्म से नहीं हटते हैं, तत्पर हैं, आप कभी मतलब भूखों नहीं मर सकते हैं। You can support yourself. The next challenge was supporting yourself as what is it that you want to do. आप जो करना चाहते हैं वो करते हुए can you support yourself? That was the challenge, and that is also the joy and the satisfaction. मेरे लिए the most fascinating thing was being the working actor. How fascinating! I still find it very fascinating. कि 4 लोग हैं भाई, आप क्या करते हैं, कि मैं तो इंजीनियर हूं, आप क्या करते हैं, मैं मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हूं, आप क्या करते हैं, आप क्या करते हैं, आप एक्टर हैं। और आप मतलब इस पे कई सैटायर्स भी बने हैं कि अच्छा एक्टर है मतलब कहाँ पे है एक्टर, have I seen you anywhere? Yes sir. That you do. एक नॉटिंग हिल में एक सीन है, when he takes her to to dinner to her sister's place and all her friends are there for the Christmas dinner. तो सब एक दूसरे से बात कर रहे हैं, what do you do? तो पूछते हैं what do you do? Because they didn't recognize Julia Roberts that she's a big film star. Oh. Didi, I'm an actor. Didi, I'm an actor. They go, oh, you're an actor. एक बंदा जो कहेगा हाँ बड़ा ही मुश्किल है ना, क्योंकि आप थिएटर में एक्टर हैं, कितना आप यूनियन से हैं कि नहीं, इक्विटी में कितना मिलता है, क्या कमीशन मिलता है, what was the last job you did? So it's वहां पे भी है कि भाई आप स्टार हैं कि आप एक्टर हैं। अगर आप एक्टर हैं तो आप how do you support yourself? It's very important. तो सर ये न्यूयॉर्क में जो ये प्ले हो रहा था, शायद जो आपके जो वहाँ के थिएटर के गुरु थे डॉक्टर फार्ले रिचमैन, उन्होंने विजय तेंदुलकर साहब का जो प्ले किया था शांतता कोर्ट चालू है, तो सर ये प्ले वहां पर इंग्लिश लैंग्वेज में हो रहा था या हिंदी में हो रहा था, या इंग्लिश? तो सर वहां पे आपको भी वहां पर भी एक मेजर रिकॉग्निशन मिला उस प्ले से, जिसके बाद से चीजें शुरू हुई। क्या है कि उस नाटक को जब अनाउंस किया उन्होंने, तो उसके 2 ऑडिशंस हुए। अच्छा। और कुछ 2 हफ्ते चले थे ऑडिशन उसके, और अंततः आई वॉज द ओनली इंडियन इन द कास्ट। तो और भी कुछ इंडियन लोगों ने आके किया था ऑडिशन, बट आई वॉज द ओनली इंडियन इन द कास्ट। और इसके बाद था वो थोड़ा स्पेशल नाटक था, हम सबके लिए था, चूंकि एक तो उसके डायरेक्टर थे हमारे मेंटर डॉक्टर फार्ले रिचमैन,
और दूसरा, अगर आप उस नाटक से वाकिफ हैं, सो वो नाटक इज अबाउट अ ट्रैवलिंग थिएटर कंपनी, यू नो, हु हैड अदर जॉब्स, और वो एक स्कूल में जाते हैं और वहां पे दरवाजा बंद हो जाता है और वो रिहर्सल करने के लिए जाते हैं, एंड देन द इनर डीमंस कम आउट। तो ये जब नाटक अनाउंस हुआ तो उसका प्रपोजल ही ऐसा था कि वी वुड ट्रीट दिस एज अ ट्रैवलिंग थिएटर कंपनी। तो जो भी उसमें कास्ट हुआ उसको एक डिस्क्लेमर साइन करना पड़ा कि इस सेमेस्टर आप अपने सारे टीचर्स को बता दीजिए कि यू विल बी अ पार्ट ऑफ अ ट्रैवलिंग थिएटर कंपनी, सो you might not be able to attend certain classes, you might not be able to do a certain exams, और वो मतलब लिखित आदेश देना, मतलब साइन करके देना था, और हमने जमा भी किया अपने सारे टीचर्स को। सो 1 महीने हमने रिहर्सल किया, इसके बाद 1 महीने उसका न्यूयॉर्क में मंचन किया, और इसके बाद 1 महीने वी वर ऑन द रोड, एग्जैक्टली लाइक इन द प्ले। एवरी डे वी विल ट्रैवल, we'll land at a place, do a play, do the play, strike the set। हम सेट लेके जाते थे, एक वैन में सेट होता था, एक वैन में सारे एक्टर होते थे, strike the set that very night, और इसके बाद जो भी खाना पीना खाया, मस्ती वस्ती की, सोने गए, सुबह 6 बजे उठ के फिर से रोड पे। We did that for 1 month. Yeah, it's one of the most gratifying learning experience I've had as a theatre person, to be a part of a traveling theatre group. There are many traveling theatre groups, you know, these in Germany, in France, जिनकी जिंदगी वही है, you know, वो खाना बदोश लोगों की तरह जीते हैं, वो ट्रेलर्स में रहते हैं, उनकी जिंदगी वही है। ट्रेलर्स में शादियां होती हैं, बच्चे होते हैं, वही पल बढ़ जाते हैं। हमारे लिए it was just a fantasy, but मेडिवल पीरियड में सर इस तरीके से लाइक वो मेडिवल पीरियड में अभी भी है सौरभ। अच्छा, यूरोप में वो जो वैगन थिएटर होता था वो लेके वैगन थिएटर, हाँ अभी भी है, और अभी भी ऐसे ग्रुप्स हैं, कम्युनिटी हैं, यू नो, दे आर द थिएटर कम्युनिटी हु लिव इन द वैन्स। हाँ, वो जो होते थे सर उस समय 15 सेंचुरी के, अभी भी है भाई, यही मैं कह रहा हूँ। अच्छा सर, अभी भी है। मेरा एक दोस्त है जिसके साथ हमने नाटक किया है यहाँ मुंबई में। अच्छा। वो चला गया, वो जर्मनी चला गया, बल्कि he became a part of that theater group। तो अभी भी है। ओके। सर अभी कौन सा प्ले अभी आपका चल रहा है, क्या किस चीज की अभी रिहर्सल चल रही है, कौन सा रनिंग प्ले अभी आपका, आगे का क्या प्लान है? रनिंग हमारे 4 नाटक हैं, जिसके निर्देशक चारों के रजत कपूर साहब हैं। और चारों जो है वो क्लाउन सीरीज के नाटक हैं। वो हेमलेट, क्लाउन प्रिंस, हेमलेट, एक वो है, हेमलेट है, हेमलेट द क्लाउन प्रिंस। फिर अपना किंग लियर है, नथिंग लाइक लियर। फिर एज यू लाइक इट है, जिसे हम एज यू लाइक इट आई डोंट लाइक इट कहते हैं। और मैकबेथ है, व्हाट्स डन इज डन। तो ये चारों जो हैं ये क्लाउन सीरीज के शेक्सपियर हैं, जिन्हें हम कर रहे हैं पिछले 6-7 सालों से कर रहे हैं भाई, काफी दिनों से कर रहे हैं। ये डिफरेंट काइंड ऑफ क्लाउनिंग है सर, वो रेड नोज क्लाउनिंग, कुछ डिफरेंट काइंड ऑफ क्लाउनिंग है इसमें यूज कर रहे हैं। इसको तो मैं इसको तो समझा ही नहीं सकता हूँ, आप एक बार देखेंगे तो शायद समझ। हाँ सर, आप बता रहे थे कुछ इसमें, इस प्ले के बारे में। इन सबसे पुराना इसमें जो नाटक है वो हैमलेट है, द क्लाउन प्रिंस। वो 2006 से कर रहे हैं हम। इसके बाद 2011 में हमने लियर ओपन किया, फिर 15 और 16 में हमने एज यू लाइक इट और मैकबेथ किया। और ये चारों हैं, ये चारों लेके हम ट्रैवल भी करते हैं, मुंबई में भी करते हैं। सर लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। सो सर, ये फिल्म का जो प्रोसेस है और जो ये प्ले मेकिंग का जो प्रोसेस है, किसमें सर ज्यादा मजा आता है, या किसको परफॉर्म करने के टाइम पर एज एन एक्टर आपको ज्यादा खुशी होती है, ज्यादा मजा आता है? यार दोनों। एक तो देखिए, ये सवाल बहुत बार मुझसे किया गया है, और मैं हमेशा से कहता हूँ कि इसका एक सटीक जवाब तो है नहीं, क्योंकि दोनों अलग, मतलब ये कहने की बात है कि आपको मसाला डोसा भी पसंद है और
आपको बिरयानी भी पसंद है, तो आपको क्या खाने में ज्यादा मजा आता है? तो आप कहेंगे ये क्या सवाल हुआ यार, ये मसाला डोसा अपनी जगह है, बिरयानी अपनी जगह है। कभी बिरयानी खाने का भी मूड करता है तो कभी मसाला डोसा खाने का भी मूड करता है। फिर कोई कहे नहीं, लेकिन मसाला डोसा तो आप नाश्ते के लिए भी खा सकते हैं, कोई कहे भी नाश्ते के लिए बिरयानी भी खा सकते हैं। तो ये वो सवाल है, इट्स चिकन एंड एग काइंड ऑफ थिंग, बट मोर देन चिकन एंड द एग, इट्स अकॉर्डिंग टू मी इट्स मसाला डोसा एंड बिरयानी। कि दोनों का इंटेलिजेंस अलग अलग है। बतौर एक्टर आपका जो प्रोसेस है वो अलग है, थिएटर में अलग है, सिनेमा में अलग है, चैलेंजेस अलग अलग हैं। थिएटर का अलग चैलेंज है, इट्स फिजिकली मोर डॉन्टिंग एंड डिमांडिंग। सिनेमा का अलग चैलेंज है, इट्स वेरी चैलेंजिंग एंड डिफिकल्ट टू create that moment of truth in front of camera without any other support. It's you and your imagination. तो मतलब हालांकि दोनों फिर टेलीविजन भी है, फिर अब तो वेब सीरीज भी है। तो है सबका अपना एक्साइटमेंट है। मेरे ख्याल से what you bring it with you and what you contribute, what you offer as an artist, as a visionary, as a thinker to that particular moment, to that particular character, to that particular story. आप कहानी में को कितना इन्फ्लुएंस करते हैं अपने किरदार से, अपने टैलेंट से, अपने विजन से, अपनी सोच से। I think at the end of the day that's what matters. Definitely सर, बहुत ही कमाल की सर आज आपके साथ ये बातचीत रही, और कई सारे अनकहे पहलू आपके लाइफ के आज आपने हमारे साथ शेयर किए। हालांकि बहुत सारे ये सर, और बहुत अच्छा लगता है सर कि ये एक एक्टर साथ में दोनों पैरेलल, सिनेमा में भी और साथ में थिएटर को भी समय देकर चीजों को आप इस तरीके से काम कर रहे हैं। ऑल द वेरी बेस्ट सर फॉर योर फ्यूचर एंडेवर्स। तो सर ये जो पहल है रंग समागम 2020, इसकी शुरुआत और परिकल्पना हमारे संस्कृति विभाग उत्तर प्रदेश शासन श्री जितेंद्र कुमार जी और भारतेंदु नाट्य अकादमी के निदेशक श्री रमेश चंद्र गुप्ता जी ने की है। इस पहल के बारे में सर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं उन दोनों महानुभावों को प्रणाम करता हूं और उनको बधाई देता हूं कि ऐसी पहल की, ऐसे मंच की शुरुआत की है उन्होंने। और मैं चाहूंगा कि ये बढ़े और बृहद हो, और आप ना सिर्फ परफॉर्मर्स और एक्टिंग या अभिनय के कलाकारों के साथ जुड़े, बल्कि रंगमंच और बाकी जो टेक्निकल एस्पेक्ट ऑफ दिस क्राफ्ट, उनको भी, क्योंकि दे आर द रियल हीरोज आई फील। प्ले राइटर्स को, लेखकों को, स्क्रीन प्ले राइटर्स को आप उनके साथ करें, ताकि चूंकि ये फ्री मंच है और बहुत आज के जमाने में अच्छी बात है कि बहुत सारे लोग इसको देख सकते हैं, इसको सैंपल कर सकते हैं। हमारे जमाने में तो आप जाइए, पैसे दीजिए, किताब खरीदिए, तब पढ़िए किसी के बारे में। बिल्कुल। तो ये बहुत अच्छी बात है, ये शिक्षा की बात है, और मैं उन लोगों को और आपको भी बधाई देता हूँ। And I wish you all the best. थैंक यू सो मच सर। एक बार भारतेंदु नाट्य अकादमी परिवार की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं और धन्यवाद सर, आपने इस वेबिनार के लिए अपना कीमती समय निकाला। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू आपको भी, और मुझे अपने मंच पे आमंत्रित करने के लिए और इतना बड़ा सम्मान देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।